नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे चीन किस तरह से भारत की घेरेबंदी कर रहा है, रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर हमें किस तरह से घेर रहा है और जो घेरेबंदी कर रहा है उससे हमारे लिए कौन सी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक बड़ी चिंता का विषय तो था ही, लेकिन अब इसमें एक और आयाम जुड़ता दिख रहा है और वो भी इससे कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि चीन अब सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर अटैक कर रहा है और अटैक करने का जो उसका तरीका है वो बड़ा दिलचस्प है। अप्रत्याशित तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत जिस तरह से अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है और जिस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है, उसमें चीन ने एक बहुत ही तीखा कड़ा हमला किया है। इसका आज ही एक जो नमूना पेश हुआ है वो ये है कि चीन ने भारत से अपने 300 से ज़्यादा कर्मचारियों को वापस बुला लिया है पिछले 2-3 महीने के दौरान ही। इनमें से ज़्यादातर कर्मचारी दक्षिण भारत में विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा संख्या फॉक्सकॉन नामक कंपनी में काम करने वाले चीनी कर्मचारियों की है। आप सब जानते हैं कि फॉक्सकॉन एप्पल का जो सबसे बड़ा आईफोन निर्माता है। एप्पल का जो आईफोन है उसका सबसे बड़ा निर्माता है फॉक्सकॉन, और पिछले 2 महीनों में तमिलनाडु में और कर्नाटक में उसके जो कारखाने हैं वहीं से 300 से अधिक चीनी इंजीनियर और तकनीशियन को बुला लिया है चीन ने वापस। अब ये फॉक्सकॉन पर हमला सीधे सीधे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की आकांक्षाएं हैं भारत की, उस पर हमला है, क्योंकि हम बड़े प्राउड के साथ कह रहे थे कि भारत अब एप्पल का बनाने का कारखाना बन रहा है, हब बन रहा है। पिछले 4 सालों में ही 20% जितने भी आईफोन बन रहे हैं दुनिया में, उसका 20% भारत में बनने लगा था। लेकिन अब ये जो बड़ा झटका दिया है, इसके बाद क्या होगा? फॉक्सकॉन या एप्पल जो और निवेश करना चाहता था, तकरीबन 20 से 40 बिलियन डॉलर की का इन्वेस्टमेंट प्लान उसका भारत में था, और यहाँ तक एप्पल का सोच था कि अमेरिका में जितने भी एप्पल के फ़ोन बिकते हैं, आईफोन बिकते हैं, वो सारे भारत में ही निर्मित हों, क्योंकि उधर ट्रंप का दबाव है एप्पल पर कि वो चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग ना करे। एप्पल चीन से हटाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ला रहा था और इंडिया में उसने शुरू कर दिया था। 4 साल से अच्छी ग्रोथ हो रही थी, और ऐसे में चीन ने एक करारा हमला किया है और 300 कर्मचारियों का जाना एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये स्किल्ड मैन पावर है। इसके जाने से ये फॉक्सकॉन की जो यूनिटें हैं, 2 यूनिट तमिलनाडु और कर्नाटक में, वो ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होंगी। उनकी पूरी जो प्रोडक्शन है वो बैठ जाएगा, और चूंकि भारत के में उस तरह के स्किल्ड मैन पावर नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये जो चीनी कर्मचारी थे, इंजीनियर और टेक्नीशियन थे, वही भारत के जो मैन पावर था उसको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो इसका मतलब दोहरा हमला हो गया। एक तो ये कि ये चले गए तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा, दूसरे जिस मैन पावर को स्किल्ड किया जा रहा था, ट्रेंड किया जा रहा था, अब वो भी ट्रेंड नहीं हो पाएगा। तो अब ये तुरंत जो एक बड़ा झटका मिला है, इसको आप समझ सकते हैं। ये एक दूसरा झटका है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही चीन ने एक बड़ा झटका दिया था। उसने पहले तो मैग्नेट की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी थी, रोक दी थी। फिर वो जो केमिकल्स जिनसे फर्टिलाइज़र बनता है भारत में, वो भी देना बंद कर दिया था, और बहुत सारी मशीनों को भी देना बंद कर रहा था, उन मशीनों को जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में काम आती हैं। तो भारत पिछले कुछ वर्षों में
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ने लगा था, लेकिन उसकी डिपेंडेंस चाइना पर थी। जो भी मशीनरी थी वो चाइना से आती थी। अब अगर चाइना वो मशीनरी नहीं देगा तो क्या होगा? और इवन फॉक्सकॉन भी जो मशीनरी का इस्तेमाल करता था, मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों का इस्तेमाल करता था, वो भी चीन ने रोक दिए हैं। तो ये पूरा एक खेल जो ऐसा है वो एक बड़े झटके की तरह भारत के पर आया है, और इस झटके को इस तरह से देखा जाना चाहिए, देखा जा रहा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कैसे रोका जाए। ये चीन की रणनीति दिखती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वार चल रहा है, उसमें भारत को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि ट्रंप अपने देश की कंपनियों से और यूरोप की भी दूसरी कंपनियों से पर दबाव डाल रहे हैं कि वो चीन में मैन्युफैक्चरिंग ना करें। यहाँ तक कि एलन मस्क को भी उन्होंने कहा है कि आप चीन में प्रोडक्शन मत कीजिए, जबकि एलन मस्क की टेस्ला कारों के बहुत सारे पार्ट्स चीन में बनते हैं और उस पर उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। और जब से ट्रंप ने ये शुरू किया है, उनको बड़ी दिक्कत पेश आ रही कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो जब अपने ख़ास दोस्त के पीछे वो पड़ सकते हैं, और एप्पल के मालिक को तो उन्होंने हड़का ही दिया है कि हम अमेरिका में केवल उन्हीं एप्पल फ़ोन को बिकने देंगे जो अमेरिका में प्रोड्यूस होंगे। तो ये टसल तो वहाँ चल ही रही है, लेकिन चीन को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ट्रंप कि वहाँ से ये सारी कंपनियाँ आएँ और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो भारत इसमें ये देख रहा था कि अगर चीन से कंपनियां बाहर निकलती हैं तो कुछ भारत में भी आएंगी और भारत को एक अवसर मिलेगा कि वो अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह तैयार कर सके। लेकिन ये जो झटका दिया है, इसके बाद अब एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी भारत के सामने कि वो कैसे करे, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस चाइना पर इतनी ज़्यादा है कि चाइना अगर टेक्नोलॉजी नहीं देता है, मशीनरी नहीं देता है, स्किल्ड मैन पावर नहीं देता है, तब क्या करेगा। तो चीन ने ये जो तमाम कहना चाहिए कि सप्लाई चेन है वो काट दी है भारत की। ना तो वो भारत के और दक्षिण पूर्व की एशिया की में जो यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, ना उपकरण निर्यात कर रहा, बल्कि इनको उसने घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया है। तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुपीरियरिटी बनाए रखना चाहता है। ये समझ में आता है कि कोई भी देश अपनी जो ताकत है उसको क्यों छोड़ना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि उसका कोई प्रतिद्वंदी बाज़ार में खड़ा हो, और ख़ास तौर पर उसका पड़ोसी देश जो कि जिसके साथ उसके 36 के आंकड़े हैं, जिसके साथ उसका टकराव बना रहता है, तो वो भारत को मजबूत होने क्यों देगा। उस समय तक तो ठीक था जब तक भारत के साथ वैसी लड़ाई नहीं चल रही थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ भारत के चीन के जिस तरह के संबंध निकल कर आए हैं, उसमें ये बहुत ही साफ है कि दोनों के बीच में, हालांकि देखिए आप पिछले 5, 7, 10 साल में ये लगातार चीन और भारत के बीच टकराव होता रहा है। भारत की तरफ से चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, चीन के इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत तरह के बाधाएं खड़ी की गई हैं, रोक टोक की गई है, और इससे चीन नाराज़ भी हुआ है। तो संबंध तो आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बावजूद भारत और चीन के बीच जो आर्थिक संबंध हैं ये लगातार बढ़ते रहे हैं। बेशक मोदी सरकार ये कहती रहे कि चीन की निर्भरता हम कम कर रहे हैं, या चीन हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है माल की, राखी में राखियाँ आ जाती हैं, दिवाली में देवी देवताओं की सारी मूर्तियाँ वगैरह आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। वो इस बारे में जिस तरह से कह चुके हैं हम सब जानते हैं। लेकिन
अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि इसी मोदी सरकार में किस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा, और ये एक तरफा बढ़ा है। आप देखिए कि 2015 से 2021 के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 75% की वृद्धि हुई है, और जो औसत वृद्धि रही है वो तकरीबन 12.55% की रही है। 2021 में व्यापार में 43% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आप सोचिए, जिस चीन से झगड़ा करते रहते हैं मोदी सरकार, या झगड़ा करने का नाटक करते हैं, अब ये हो सकता है नाटक भारतीय मतदाताओं को रिझाने के लिए करते हों, क्योंकि उनके मित्र अडानी की भी टांगें चीन में बहुत फैली हुई हैं, तो दिखाने के लिए ऐसा करते हो। लेकिन हकीकत ये है कि लगातार ये व्यापार बढ़ रहा है। 2023-24 में भारत का चीन से आयात 21.7% की वृद्धि के साथ $118.5 बिलियन तक पहुंच गया था, जबकि निर्यात में 37.9% की गिरावट आई थी, और वो घटकर $17.48 बिलियन तक हो गया था। तो आप देखिए कि 2021-22 में $73.3 बिलियन का व्यापार घाटा था चीन के साथ हमको, वो 2023-24 में बढ़कर $85.08 बिलियन हो गया। तो ये एक बताता है कि हम किस तरह से चीन पर निर्भर हैं, चीनी सामान पर निर्भर हैं, और उसका हम पर कितना दबाव है। और ये दबाव अब इस तरह से दिख रहा है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग आप न कर पाएँ, दूसरे तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ना बढ़ा पाएँ। ये तमाम जो उपाय हैं या हथकंडे हैं वो आजमाने लगा है। जो सप्लाई चेन है चीन से, उस पर भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता है। मैंने बात की कि जो मशीन के टूल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उस पर बहुत निर्भरता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो पार्ट्स होते हैं उन पर बहुत निर्भर है, और इनके निर्यात पर प्रतिबंध से भारत की जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत प्रभावित हो सकती है, हो रही है। उदाहरण के लिए फॉक्सकॉन का मैंने उदाहरण दिया ही है कि वो जो मशीन टूल्स इस्तेमाल करता है वो चीन से ही आते हैं। अगर चीन ने उनको देना बंद कर दिया तो फॉक्सकॉन भी हमारे यहाँ अपना विस्तार नहीं कर सकता है। जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है उसकी आपूर्ति में वो पहले ही रुकावट डाल चुका है। इन मैग्नेट का इस्तेमाल ईवीज़ में होता है, इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। ये चीन की उसमें एक तरह से मोनोपोली है। दुनिया में 70 to 80% रेयर अर्थ मेटल्स चीन सप्लाई करता है, और अगर चीन नहीं देगा तो भारत क्या करेगा, कैसे करेगा। अभी क्वाड की मीटिंग चल रही है 4 देशों की, आप जानते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड में मेंबर हैं। वहाँ ये फैसला लिया गया है कि ये चारों देश मिलकर जो रेयर अर्थ मेटल का क्राइसिस है, चीन पर जो निर्भरता है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया समृद्ध देश है, या कनाडा, अमेरिका, वो अपना हित देखेंगे कि भारत का हित देखेंगे, इसमें बहुत संदेह है। अब देखिए कि अगर ये पाबंदियां लगाता है चीन, सप्लाई रोकता है, तरह तरह से हमारे उद्योग धंधों पर अटैक करता है, तो होगा क्या? होगा ये कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसमें नुकसान होगा। 2022-23 के बीच जब भारत चीन के बीच तनाव था तो उसके कारण से $15 बिलियन का नुकसान केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हुआ था, और लगभग 1 लाख नौकरियां चली गई थी। अब आप सोचिए कि अगर और ये वार लंबी चलती है या चीन इस एक्सपेंड करता है इस तरह से हमले को, तो क्या होगा। ये मैं बता ही चुका हूँ कि फॉक्सकॉन ने $1.4 बिलियन का निवेश किया था, और उसका जो कारोबार है वो बढ़ के $10 बिलियन तक पहुँच गया है। लेकिन अब अगर उसको टूल्स नहीं मिलते हैं, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता है, तो ये व्यापार भी नीचे चला जाएगा।
दोनों देशों के बीच में बहुत सारे झगड़े हैं, सीमा विवाद हम जानते ही हैं, और इसलिए दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों के आने जाने पर भी तरह तरह से रोक लगाते हैं। 2024 में भारत ने चीनी नागरिकों को केवल 2000 वीज़ा दिए थे, जबकि 2019 में 2 लाख दिए थे। 2 लाख से घटकर 2000 हो गए थे। और चूँकि आप चीन का डोमिनेंस नहीं चाहते हैं तो आपने ये किया, लेकिन अगर चीनी आएंगे नहीं तो हमारा मैन पावर कैसे ट्रेंड होगा, कौन ट्रेंड करेगा, इसका अभी तक कोई जवाब मोदी सरकार नहीं ढूंढ पाई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार हमें चुनौती दे रहे हैं। इसकी खतरे की घंटियाँ केवल इस बार नहीं बज रही है, पिछले कई सालों से बज रही है कि हमने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को चीन पर निर्भर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों पर। अभी मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात नहीं की, जो कि पूरी तरह से चीन से आने वाले रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर चीन उसकी सप्लाई काट दे तो हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये खतरे की घंटी है, क्राइसिस का टाइम है। इस समय बहुत सोच समझकर मोदी सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। जो हमारी इंडिजिनस, जो स्मॉल मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसको तबाह कर दिया है नोटबंदी ने, जीएसटी ने, सरकार की पॉलिसीज़ ने, वही इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। वही सेक्टर खड़ा हो अगर, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना पूरा नहीं तो कम से कम उस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम उसे ये करना पड़ेगा कि जो चीज़ें चीन से मंगाई जा रही हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। केवल चीन से ही सारी चीज़ें न मंगाई जाएं, जहां दूसरे देश हैं जैसे ताइवान है, वियतनाम है, और भी देश हैं, वहां से मंगाकर अपनी इन चीज़ों की कमी पूरी करनी चाहिए। इस सप्लाई को रुकने नहीं देना चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें अपना काम करना चाहिए, चाहे वो चीन के साथ ही क्यों ना हो, कि एकदम से रुकावट ना आए, और दूसरे जो स्रोत हैं वहाँ से कैसे हमें ये सब सप्लाई बनती रहे, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे दुनिया भर में। अगर मोदी सरकार जिस तरह से आज चल रही है वैसे चलती रही तो जो कुछ थोड़ा बहुत हमने पिछले 91 के बाद हासिल किया है उसको हम गंवा देंगे, उस एडवांटेज को हम गंवा देंगे सिर्फ इस सरकार की नाकामी, नाकाबिलियत और अक्षमता की वजह से। इसलिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल जंक्चर मुकाम पर देश खड़ा है। ये जो तीसरा हमला है अर्थव्यवस्था पर, इससे हमें कोई उबारने नहीं आएगा, हमें खुद उबरना पड़ेगा, खुद ही अपनी नीतियों को, आर्थिक नीतियों को बदलाव लाकर उनमें अपने को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। और जो उद्योगपति दुनिया भर में पूंजी लेकर जा रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा कि यहाँ लगाओ पूंजी, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या दूसरे टाटा हो, ये तमाम जो हैं उनको ये मजबूर किया जाना चाहिए कि भारत में वो स्किल्ड मैन पावर तैयार करें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें और भारत को समृद्ध बनाएं, ना कि अमेरिका, यूरोप के देशों को या चीन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।